जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा था कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो आज हम उसी करने वाले क्लासिफिकेशन। तो होपफुल कि आपने जो लास्ट वीडियो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के जो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है वो आपने देख ही लिया होगा। तो आज की इसकी वीडियो में हम क्लासिफिकेशन कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले एक जल्दी से शॉर्ट में कवर कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। हमने पढ़ा था कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि जो सेवरल कनेक्टेड पार्ट होते हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ वो अपनी बॉडी से प्रॉपर लिंक होता है, तो इसी वजह से हम उसको कंजस्टिव बोलना पड़ जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है किसी वजह से। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हार्ट है वो इस तरह कैपेबल नहीं हो पाता है कि वो प्रॉपर अमाउंट में जो है हमारे पास ब्लड जो है बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सके। तो उसको हम बोल देते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर कंजस्टिव हार्ट फेलियर का इंट्रो सारा कर लिया था कि उसके बेसिक कॉज कौन कौन से होते हैं या स्पेसिफिक कॉजेज कौन कौन से थे, और उसके बारे में सारा कवर करके हम आज आने वाले हैं क्लासिफिकेशन पे। तो आज ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जाने से पहले आप ये देख लीजिए कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों है या फिर होता है क्या क्लासिफिकेशन में। तो बेसिकली अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पे कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ले रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रही है। अब अगर हमने वजह जान ली कि इस वजह से हो रही है, तो उसको हम जाके ठीक कर सकते हैं। तो उसी में हम क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर देते हैं। अब मान के चलिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो आप अब आज के टाइम में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, पैसा। अगर हमें पता है कि पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको पैसा देके ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आज की जो हमारे पास हमने यहाँ पे मेन जो है वो 7 क्लासिफिकेशंस ली हैं। तो इसको हम वन बाय वन डीप में डिस्कस करेंगे। तो हमारी सबसे पहले जो है एस इनिबिटर, एसीई इनिबिटर, ये हमारे पास सबसे पहली क्लासिफिकेशन है। तो आज शुरू करते हैं। और हाँ, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ आपके कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज नहीं आएंगी, ये आगे भी आपके जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारी की सारी क्लासिफिकेशन। ये आपको फर्दर जो है हाइपरटेंशन में या फिर एंजीना पेक्टोरिसिस में ये फर्दर बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो इसलिए हम इनको बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो एसीई इनिबिटर, एसीई इनिबिटर, तो एसीई जो हमारे पास ये है, हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या होगा, अब इसके लिए हमें थोड़ी सी फिजियोलॉजी जाननी पड़ेगी। तो उस फिजियोलॉजी में हम इसको फर्दर आगे मतलब कि ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले यहाँ सातों के साथ को एक ओवरव्यू ले लेते क्या होता है। तो एसीई इनिबिटर क्या होता है कि हमारे पास जो किडनी होती है वो हमारे पास क्या करती है, रेनिन को प्रोड्यूस करती है, जो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाती है। ठीक है, जो मतलब कि एंजियोटेंसिनोजन है ना, वो रेनिन के साथ मिलके एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है। तो उसको एसीई जो क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्ट करवा रहा है उसको हम एसीई इनिबिटर बोलते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो एक तरीके से आप अभी मान लो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है अगर हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा। आगे और भी होता है उसका प्रोसेस, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर जो एसीई इनिबिटर है, इनिबिट कर देंगे हम इसको, तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके जो ड्रग्स है वो हमारे पास जो मैंने मेन ड्रग्स लिए हैं वो है केटोप्रिल, एनोप्रिल, ठीक है, फोसिनोप्रिल और एमिप्रिल। ये हमारे बेसिक बेसिक ड्रग्स है। तो इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे, आप इतना टेंशन लीजिए। अभी बस ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू ले लीजिए। जो हमारे पास दूसरी हमारे पास ड्रग आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान समझ लीजिए पहले कि इनिबिटर और ब्लॉकर में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। जो हमारे पास इनिबिटर से होते हैं वो इनिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं, प्रॉपरली जो है खत्म नहीं कर पाते। तो ब्लॉकर्स के होते हैं वो प्रॉपर ब्लॉक कर देते हैं। इनिबिटर्स क्या करेंगे, थोड़ा अमाउंट में मतलब कि इनिबिट कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन ब्लॉकर्स क्या करते हैं, प्रॉपर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा कि एसी ही इनिबिटर, तो ये इसको इनिबिट कर रहा है, प्रॉपर ब्लॉक नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये एंजियोटेंसिन को ही ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक है, तो आप एक बेसिक में आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि किस तरीके से है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन ओजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिलीज होता है और फिर उसके बाद हमारे पास जो ये है रेनिन के साथ मिलके, रेनिन हमारे पास कहां से रिलीज होता है, रेनिन हमारे पास होता है सिक्रेट किडनी से। ठीक है, रेनिन हमारे पास कहां से हुआ, किडनी से सिक्रेट हुआ। और जो हमारे पास आगे फिर आता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कौन मिलके, एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन जो है हमारे पास मिलके क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फर्दर हमारे पास क्या होगा,
यहाँ पे हमारा आता है ACE यानी कि एंजियोटेनिसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा हमारे पास, इसको एंजियोटेनिसिन जो 2 में है वो कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास एंजियोटेनिसिनोजन जो है ये पता होना चाहिए हमारे पास कहां से रिलीज होता है, ये हमारे पास बेसिकली लीवर से रिलीज होता है। और जो ये एसी है ये हमारे पास कहां से रिलीज होता है, ये हमारे पास लंग से रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर अपना फंक्शन करता है। अब जो एंजियोटेनिसिन 2 है ये फर्दर क्या करता है, ये अपने रिसेप्टर पे जो है वो आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, फिर फर्दर एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये कर देता है, फिर उसके बाद एल्डोस्टेरोन को ये करता है स्टिमुलेट, फिर ये अपना एक्शन शो करता है। ये क्या करता है फिर आगे, ये हमारे पास क्या करता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को कोज कर देता है, या फिर ये हाइपरटेंशन भी कोज कराता है। तो इस वजह से, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि ब्लड की जो है मतलब कि फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ब्लड हमारे पास बॉडी में प्रॉपर जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। ये हमारे पास बेसिक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, तो यानी कि यहां से ये खत्म कर दो। अगर ये हमारे पास यहां से खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो फर्दर प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम अगला पढ़ रहे थे, तो अगला हमारे पास क्या है, एंजियोटेनिसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, यानी कि इसके रिसेप्टर को हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो अब ये अभी देखिए यहाँ पे, यहीं पे क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 है, तो ये जाके क्या कर रहा था, अपने रिसेप्टर पे जाके ज्वाइन हो रहा था। अगर हम किसी वजह से किसी भी तरीके से यहाँ पे इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें, अगर ये रिसेप्टर हमारे पास यहाँ ब्लॉक हो गया, अब ये रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो फर्दर क्या होगा, एक्शन शो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ हमारे पास काम चल गया। तो इसी तरीके से हमें प्रॉपर एक बार पता होना चाहिए कि हमारी जो है साइकिल किस तरीके से चल रही है, कि साइकिल फिर वहीं पे हम एक स्टॉप मतलब पॉइंट को स्टॉप कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा अगला पॉइंट हो ही नहीं पाएगा। तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, वो प्रोसेस पूरा स्टॉप हो जाएगा। अब आप एक बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं। आप मान के चलिए कि आपको चाय बनानी है। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए आपको सारे सामान की जरूरत होती है। आपको पानी चाहिए होता है, आपको दूध चाहिए होता है, आपको चीनी चाहिए होती है, आपको चाय पत्ती चाहिए होती है। ठीक है, आपको गैस चाहिए होती है। अगर आपको प्रॉपर चाय बनाने का प्रोसेस पता है और आपको चाय बनाने से रोकना है, तो आप इन सब में से इन यानी कि जो हमारे पास सामान चाहिए होता है, इसमें से कुछ भी अगर कम कर दो, कुछ भी माइनस कर दो, तो हमारे पास चाय नहीं बन पाएगी। एग्जांपल मान के चलो कि अगर आपकी गैस खत्म हो गई है, चाय नहीं बनेगी। दूध नहीं है तो हमारे पास प्रॉपर चाय नहीं बन पाएगी। अभी ये मत बोलते ना कि ब्लैक टी बन जाएगी, नहीं मतलब चाय नहीं बनेगी। ठीक है, चीनी नहीं है, फीकी चाय बनेगी, तो मतलब कमी रह जाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर हमें प्रॉपर हमारे फंक्शन पता होता है कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो अगर हम बीच में कोई कट लगा देते हैं तो वो फंक्शन प्रॉपर आगे वर्क नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से हमें क्लासिफिकेशन जाननी जरूरी होती है। तो अब इस तरीके से हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ ली। ठीक है, हमारे पास पहली क्या थी, ACE इनिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। दूसरी क्या हमारे पास, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या आते हैं, कैंडेसार्टिन आ जाती है। ठीक है, लोसार्टिन आ जाती है, या टेलमिसार्टिन आ जाता है। ये हमारे पास बेसिक है। अब यहाँ पे देखिए ACE इनिबिटर में प्रिल 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 लगा है। ये बेसिक बेसिक एग्जांपल ये ताकि आपको इजी याद करने में रहे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, टन 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 लगा है, यानी कि कैंडेसार्टन, लोसार्टन या फिर टेलमिसार्टन। इस तरीके से दो हमारे पास होगी। अब थर्ड हमारे पास यहाँ क्या आती है, बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो इसकी क्या रहेगा, तो जो हमारे पास बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, हमारे पास जैसे हमने देखा कि एंजियोटेनिसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, वैसे ही हमारे पास ये ड्रग्स क्या करेंगे, हमारे पास जो बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर है, जिसकी वजह से हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा था, तो उसको क्या कर देंगी, ये हमारे पास बेसिकली ब्लॉक कर देंगी। तो इसमें जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन से हैं, एटिनोलोल है, ठीक है, कार्बिडोलोल है, कार्बिडिलोल है, ठीक है, मेटोप्रोलोल है। तो ये हमारे पास इसके बेसिकली 3 एग्जांपल है। यहाँ पे भी आपको लोल देखने को मिल जा रहा होगा, तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। हम इसको प्रॉपर डीप में पढ़ने वाले हैं, तो फर्दर हम अभी ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अगला हमारे पास आता है डायरेटिक्स। यहाँ पे जो है डायरेटिक्स बहुत ही मेन, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आपको डायरेटिक्स यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन देखने को मिल रही है, लेकिन फर्दर आप आगे जाके इसको प्रॉपर पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हो। ये आगे आपकी जो क्लासिफिकेशन है आगे भी काम आने वाली है, जैसे हाइपरटेंशन में भी आपको काम आने वाली है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझना, आगे फंक्शन आपको काम आएगा। तो डायरेटिक्स हमारे में क्या आता है कि जो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन को जो क्या है इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेटिक्स का है जो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, हमारे पास जो बोमेन कैप्सूल होता है, ये अगर आप एक बार रोजन विल्सन की बुक से एक तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके जो इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके उसके मार्क्स जो है प्रॉपर सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि एक तरीके आपको जो यूरिन फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है वो सारा पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको जो मैं बोलूंगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। फिर भी
डायरेटिक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन की जो है इंक्रीज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक नाका लगा हुआ है, जहां पे हम क्या है कि एक इलीगल ट्रक को पकड़ने के लिए कि नाका लगा रखा है, ठीक है। तो अब वहां पे चेकिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जाम लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि जो नॉर्मल हमारे पास लोग होंगे तो उनको भी दिक्कत होगी। तो लेकिन वो ट्रक वाला तो आ ही रहा है, तो हमें क्या करना है कि उस ट्रक वाले को पकड़ना है। लेकिन अगर किसी वजह से वो नाका हट जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हम नॉर्मल तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो इलीगल सामान वाला भी वहां से चला जाएगा। तो वैसे डायरेटिक्स काम करते हैं कि जो हमारे पास क्या यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कराते हैं, यानी बेसिकली क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाने देते। जो हमारे पास यूरिन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है ना हमारे पास न्यूट्रिशन वगैरह की, तो इसकी नहीं कराने देते। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट हो, चाहे नहीं हो, सारे के सारे यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होने लग जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डायरेटिक्स का काम होता है। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है, ब्यूमेट्रेनाइड है, फ्यूरोसमाइड है और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो होता है डायरेक्ट वैसोडाइलेटर। अब डायरेक्ट का मतलब तो हो गया डायरेक्ट। वैसोडाइलेटर को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि वेसल्स की डायलेशन करना, तो यानी कि वो ड्रग्स जो हमारे पास वेसल्स की डायलेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई भी वेसल्स है, नॉर्मल हमारे पास जो साइज है वो ये है, ठीक है। अब किसी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गई है। अब इसका साइज जो क्या होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वैसो डायलेशन हमारे पास क्या होता है कि ये इसकी डायलेशन करा देते हैं, यानी कि इसको क्या कर देते हैं, ये हमारे पास इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करा देते हैं, तो नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो डायरेक्ट वैसो डायलेटर्स ऐसे हैं जो हमारे पास वेसल्स की क्या कर देते हैं, डायलेशन करा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास हाइड्रोलाजीन और डाइनाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट। आइनोट्रोपिक एजेंट जो है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दो वर्ड आगे आपको सुनने को मिलेंगे। एक होता है हमारे पास आइनोट्रोपिक हो गया, और एक हो गया हमारे पास क्रोनोट्रोपिक। ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आइनोट्रोपिक होता क्या है। तो आइनोट्रोपिक का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्रोनोट्रोपिक का हमारे पास मतलब होता है रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि कोशिश में कि जो हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर है वो एक इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो आइनोट्रोपिक एजेंट्स कौन से हैं जो वहां पे जो हार्ट की जो है कॉन्ट्रैक्शन को सही करेंगे, यानी कि उसको कॉन्टैक्ट कराएंगे, तो उसके थ्रू वो हमारे पास क्या करेंगे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को क्योर कर देंगे। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास डिजॉक्सिन और डोपिटामाइन, ओके। तो उसके बाद हमारे पास यहीं पे होते हैं हमारे पास, मैंने जैसे बताया, क्रोनोट्रोपिक एजेंट्स। तो क्रोनोट्रोपिक एजेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास रेट्स को डिपेंड करते हैं, यानी कि हार्ट रेट को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सही करते हैं। तो वो तो क्लासिफिकेशन में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक हमारे पास होते क्या है, ठीक है। अब हमारे पास सेवंथ जो हमारे पास आती है वो होती है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब एल्डोस्टेरोन क्या है, हमने जैसे पढ़ा था कि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 2 के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि वो रिसेप्टर पे मतलब कि वहां पे अटैच होके वो हमारे पास क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या करेंगे कि वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कर देंगे, उसको अपोज करेंगे। जब कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी तो यानी वहां रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा तो हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेवंथ आ जाती है कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद इसका एग्जांपल जो है वो है स्पिरिनोलेक्टोन, ठीक है। अब हमारे पास एक इसका ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि एस इनहिबिटर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। तो जो उससे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले एक बार क्या करना है कि इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना है, सबको याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी से आपको हो जाएगा। तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एसीई इनहिबिटर। जैसे कि हमने पहले पढ़ ही लिया है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो हमारे पास क्या है कि जो एंजियोटेंसिन है वो कहां से हमारे पास होगा, सीक्रेट वो होगा हमारे पास लीवर से, और उसके बाद जो किडनी होती है वो क्या रिलीज करती है, रेनिन। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 हम हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में बाय द हेल्प ऑफ एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि हमारे पास कहां से सीक्रेट होता है, लंग से, ठीक है। तो अब मेन काम क्या आ रहा है कि हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 हो रहा है ये फर्दर आगे जाके एल्डोस्टेरोन को बना रहा है, और ये क्या कर रहा है कि सोडियम वगैरह की उसको जो आयंस है उसकी रिटेंशन कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, यानी कि इम्प्रॉपर जो हमारे पास ब्लड है उसकी सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमें एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करना है। अब वो कैसे करेंगे, अगर हम एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट ही ना होने दे तो ये आगे फर्दर जो हमारे पास प्रोसेस है वो नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या करेंगे, एसीई को ही हम इनिबिट कर देंगे। उसी हम जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है वो है एसीई इनिबिटर। अब इसमें कौन कौन सा है, कैटोप्रिल, एनालोप्रिल या फिर फोसिनोप्रिल या रामिप्रिल। तो वो यहाँ पे आके एक्ट करेंगे और इसको हमारे पास क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे। इनिबिट करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है।
तो जिसकी अगर हमारे पास एंजियोटेंसिन जो है ये 2 ये डिक्रीज हो जाएगा ये, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर हम कहें कि जब एंजियोटेंसिन 2 बन रहा था तो क्या क्या हो रहा था, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल आपका वैसा मिल जाएगा। अगर ये डिक्रीज हुआ तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे जो आउटपुट हो रही थी उसमें डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कौन सी थी, फाइट फ्लाइट फ्लाइट की कंडीशन थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो डिक्रीज हो गई, तो ये डिक्रीज होगी वो भी ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास है इंक्रीज इन वैसोडाइलेशन ऑफ मस्कुलर मसल्स, ठीक है। अब हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 क्या करा रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी, वो जो हमारे पास वेसल्स है वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाएंगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या ब्लड का फ्लो एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आता है डिक्रीज इन रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अब जैसे हमारे पास यहाँ क्या करा था कि जो ये आगे फर्दर जाके एल्डोस्टेरोन बना रहा था, और जिसकी वजह से हमारे पास जो यूरिन के अंदर है वो सोडियम और वाटर की जो है वो रिटेंशन हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जो हाइपरटेंशन कोज हो रही थी, या फिर बोल सकते हो कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है कोज हो रहा था। अगर हमारे पास बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर की जो है रिटेंशन ज्यादा हो जाएगी तो वो भी तो हमारे पास हार्मफुल कोज करेगी ना, तो उसी वजह से हमारे पास क्या करेगा, ये इसको डिक्रीज कर देगा, इसकी रिटेंशन नहीं कराएगा, रिटेंशन नहीं कराएगा, रिमूव होते रहेंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगला हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन। अब ब्रेडिकाइनिन के लेवल को अगर इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हार्ट का प्री लोड और जो हमारे पास आफ्टर लोड होगा ना, जो प्री लोड और आफ्टर लोड, सॉरी, जो प्री लोड और आफ्टर लोड होगा ये हमारे पास सही हो जाएगा। जब अगर प्री लोड और आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे क्या हो जाएगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम थी वो सही हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को, यानी कि जो हमारे पास ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, जो कार्डियक आउटपुट है जो हमारे पास हार्ट दे रहा है वो उसको इंक्रीज करेगा। अब अगर हमारे पास ये इंक्रीज हो गया तो हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, सही कंजस्टिव हार्ट फेलियर सही हो गया। तो ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो क्या है सही हो रहा है, जो कि किस वजह से हो रहा है, एंजियोटेंसिन 2 के डिक्रीज होने की वजह से, यानी कि इनहिबिट होने की वजह से। अब ये हमारे पास इतना समझ में आ गया, ये हमारे पास बेसिक इसका मैकेनिज्म है। अब अगर हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो हमारे पास कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसी को हमने ट्रिक से याद किया है। जो हमारे पास इसकी जो ड्रग है हमारे पास कैटोप्रिल, तो इसी से हमारे देखने को मिल जाती है। तो कैटोप्रिल में हमारे पास क्या क्या आता है, सबसे पहले आते हैं सीफो कफ, ये कफ कोज कर देता है। सेकंड हमारे पास ए से आता है हमारे पास एंजियो एडिमा, हमारे पास एंजियो एडिमा भी कोज कर देता है। थर्ड हमारे पास आता है पी से, यानी कि प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देते हैं तो इस वजह से ये प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम कोज कर देता है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या आता है, टेस्ट चेंजेस, यानी कि अगर हम इसको लेते हैं जो हमारे पास एसी इनहिबिटर को, तो ये काफी टाइम जो है टेस्ट में भी चेंज कर देता है। अदर्स में आता है हमारे पास ओ से, जो हमारे पास रैशेस और जो हमारे पास थकावट होती है इसकी वजह से फैटिग हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन यूरिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये रिटेंशन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। सेकंड हमारे पास जो आगे आती है वो आती है आर से, रेनल इनसफिशियंसी। अब जो हमारे पास जो क्या है उसकी रिटेंशन नहीं हो पा रही है तो रीनल में तो इनसफिशियंसी हो जाएगी। अब हमारे पास अगला आता है इंक्रीज पोटेशियम। अब जब अंदर जो है वो जो सारा का सारा सोडियम वगैरह रिटेंशन नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ लो ब्लड प्रेशर, जब हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से यूरिन जो लो ब्लड प्रेशर भी है वो देखने को मिल सकता है। तो होपफुल आपको आज की वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी, आपको सारी समझ में आएगी। अगर आपको इसमें किसी भी चीज में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप आराम से कमेंट में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो तक मिलते हैं तब कल तक के लिए, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।